हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर। जहाँ आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर आपने पीछे की क्लासेस ली होंगी तब आपको पता होगा कि हमने अब तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा है। तो आपको पता है कि इससे सॉल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है y=CF+PI। अब तक हम CF निकालना पढ़ चुके हैं, है ना, और PI निकालना इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि PI कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको बताया होगा और मैं आपको अगेन फिर से बता देती हूँ कि जब हमारे पास दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन में QX 0 होता है, यानी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है उसमें QX 0 होता है, तब हमारा PI भी क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था पीछे की क्लास में। ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ बराबर के इधर के हमारे पास 0 है, यानी QX 0 है। बराबर के इधर को QX ही तो कहते हैं, यानी QX 0 है। जब QX 0 होगा तब आपका PI जो निकलेगा वो भी 0 ही होगा। और उस कंडीशन में बराबर की इधर वाली ये जो टर्म है ना, ये आपको क्या देगी, CF देगी। अब पीछे की क्लास में हम CF निकालना पढ़ चुके हैं। इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, PI निकालेंगे। तो देखो, पहली बात तो ये कि जब आप PI निकालोगे तब आपका जो QX होगा वो 0 नहीं होगा। देखो, इसे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ लिखा है कि जब आप PI निकालोगे तब आपका QX 0 नहीं होगा, यानी वो नॉन ज़ीरो होगा। तो अब बात आती है कि चलो 0 तो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, QX हमारा 0 नहीं होगा, 0 के अलावा क्या होगा, तो 0 के अलावा QX की जो है वो 6 संभावित मान बन रहे हैं, यानी QX के 0 के अलावा 6 मान हो सकते हैं। वो है कुछ इस तरीके से। पहला है कि QX आपका e⁴ax हो सकता है। दूसरा है QX आपका या तो sin ax हो सकता है या cos ax। a क्या है यहाँ पे, a कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 वैसे कुछ भी, और n भी यहाँ नंबर है। तीसरा हो सकता है कि QX या तो x की पावर में हो, जैसे x² x³ x⁴ वैसे। चौथा हो सकता है कि जो आपका QX है वो e⁴ax × v की फॉर्म में हो, जहाँ v आपका या तो sin ax हो सकता है या cos ax हो सकता है। पांचवा है कि जो आपका QX है वो x × v की फॉर्म में हो, जहाँ v आपका cos ax और sin ax होगा। और छठा क्या है, जो आपका QX है वो x² × v की फॉर्म में हो, जहाँ v आपका cos ax और sin ax होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया है, इतना ही बता देते सिर्फ कि जो QX है वो 0 नहीं होगा। ये इतने QX के मान मैंने क्यों बताए हैं, वो इसलिए बताए हैं क्योंकि हर एक वैल्यू का एक अलग फॉर्मूला होगा। जैसे मान लो आपके पास QX में e⁴ax दे दिया, जैसे ये पहला ही क्वेश्चन लिया है हमने, ये रही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ अब की बार 0 नहीं है, अब की बार e⁴x है, यानी e⁴ax के रूप में हमें QX दिया हुआ है। तो मैं इसको अलग अलग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हर एक को सॉल्व करने का एक अलग मेथड होगा। जैसे ये एग्जांपल लिया तो इसको सॉल्व करने का एक अलग मेथड होगा। अगली बार हम इधर जो QX है या इधर e⁴x की जगह हम sin ax लेंगे या cos ax लेंगे या कुछ भी लेंगे, फिर हम समझेंगे। मतलब कहने वाली बात ये है कि जो QX की जो 6 संभावित मान अभी अभी मैंने बताए हैं ना, उन 6 मान के 6 फॉर्मूला होंगे, 6 मेथड होंगे, 6 तरीके होंगे उनको सॉल्व करने का। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा देती हूँ, आप क्वेश्चन से ही समझ लो। तो जैसे मैंने लिया ये पहला एग्जाम्पल है ना, d2y/dx² - 5dy/dx + 6y = e⁴x। अब देखो, पहले तो हम इसका निकालेंगे CF। तो CF निकालना तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से निकलेगा। पहले आप इस वाली इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। तो पहले आप थोड़ा सा लिखो कि सो फर्स्ट वी फाइंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, फॉर दिस वी पुट d = m, यानी पहले हम d = m पुट करेंगे। तो देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो d/dx आप उसको कैपिटल D भी लिख सकते हो। तो इस वाली इक्वेशन को पहले हम कैपिटल D में लिखेंगे। तो देखो, d² y - 5dy + 6 = e⁴x। अब देखो, इधर हम y कॉमन ले लेंगे तो y बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, d² - 5d + 6। अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, d की जगह m पुट करो और y को इक्वेशन से बाहर निकाल दो और बराबर में 0 रख दो। तो मैंने लिख लिया है m² - 5m + 6, y को हटा दिया और इक्वल्स टू में भी
इसे भी मैं 0 रख लेती हूँ, ठीक है, इसे भी 0। अब आपको बताइए आगे कैसे सॉल्व होगा। आगे हमारे पास m के दो वैल्यूज़ आएगी m की, ये कितनी भी वैल्यूज़ आ सकती है, आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कितनी वैल्यू आएगी। यहाँ अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो m के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो ये तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई, m² - 5m + 6। यहाँ से हम m की वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस 5m के कुछ इस तरीके से टुकड़े करेंगे, फिर ये -3m - 2m होगा, इधर हम कुछ कॉमन लेंगे, इधर कुछ कॉमन लेंगे, इस तरीके से ये हमारे पास लास्ट में ये आएगा। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में पीछे की क्लास में समझा दिया है। अगर मैं इस क्लास में वापस आपको CF डिटेल में समझाऊंगी तो अपना जो PI निकालने का रहेगा ना, PI जो रहेगा वो रह जाएगा, मतलब PI निकालना रह जाएगा। तो देखो इधर m की वैल्यूज़ आ गई 2 और 3, जो कि क्या है, रियल है और क्या है, डिफरेंट है। दोनों ही क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। अब क्या करेंगे अब हम CF का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा रियल और डिफरेंट वैल्यू के लिए CF का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, C1 e की पावर m1x + C2 e की पावर m2x, जहाँ m1 क्या है 2 और m2 क्या है 3। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ रख दी है। अब हम निकालते हैं PI। तो देखो PI निकालने की बेसिक जो स्टेप होती है, यानी जो स्टेप 1 होती है, वो तो यही होती है कि ऊपर तो रखो QX, ये तो अपना क्या है QX है, और नीचे रखो FD मतलब D का जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो रखो। देखो इधर तो मैंने QX रख दिया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में बराबर के इधर जो होता है वो अपना QX होता है, तो बराबर के इधर क्या है e⁴x, मतलब हमारा यहाँ जो QX आएगा वो क्या होगा, वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यानी बराबर की इधर जो दिया हुआ होगा वो हमारा QX होगा। और QX क्या है हमारा e⁴x, तो मैंने यहाँ ऊपर रखा है e⁴x, और अपॉन में यानी बट्टा में क्या आएगा FD यानी D का फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले तो हम D के पदों में लिखेंगे, यानी D/dx को कैपिटल D लिखेंगे कुछ इस तरीके से। फिर अपन इसमें से y को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा d² - 5d + 6, यही क्या होगा हमारा FD होगा। क्या होगा हमारा FD यानी D का फंक्शन। तो इस D के फंक्शन को हम QX के नीचे रख देंगे, ये अपना ऊपर QX है और नीचे FD है। तो ये पहली बेसिक स्टेप है, पहली स्टेप है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ऊपर तो आपको रखना है QX जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जो कि क्या है बराबर की इधर जो भी आएगा वो, जैसे यहाँ e⁴x है तो मैंने लिख दिया e⁴x। नीचे क्या होगा, नीचे होगा FD यानी D का फंक्शन जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जो कि ये है, ये अपना क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको D के पदों में लिखेंगे, फिर y कॉमन ले लेंगे और अंदर जो बचेगा d² - 5d + 6 वही होगा हमारा FD, और इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो ये है हमारी पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप ये है कि ऊपर जो QX दिया हुआ है ना हमें, है ना, जैसे यहाँ QX क्या है e⁴x, इसे सॉल्व करने की एक मेथड होती है, एक अलग फॉर्मूला होता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला है ये। अब आप इतना बड़ा चार्ट देख के घबरा मत जाना, क्योंकि चार्ट बहुत ही ज़्यादा सरल है, और मैं अगेन आपको फिर से एक ही बात बोलूँगी कि आपको ये चार्ट याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना वैसे वैसे आपको ये चार्ट अपने आप याद हो जाएगा। तो पहले देखो पहला क्या है, पहला हमने लिया है QX = e⁴ax, यही है हमारे क्वेश्चन में। देखो यहाँ बराबर के इधर क्या है हमारे पास e⁴x, जो कि किस रूप में e⁴ax के रूप में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप तो क्या है, QX/FD रख दो, वो भी अपन ने लिख दिया है। ये देखो QX/FD हमने लिखा है। फिर अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप है कि जब आपके पास QX के रूप में e⁴ax हो, तब आपको जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है, नीचे जो FD का फंक्शन दिया हुआ है, ये जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है उसमें ऊपर जो a की वैल्यू है, यानी x की गुणा में जो a की वैल्यू है वो नीचे रख दो कुछ इस तरीके से। देखो अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ हमने ऊपर QX रखा है, नीचे FD रखा है। अब कहने वाली बात ये है कि जो D है, D की जगह आपको A पुट करना है। तो देखो A क्या है, इधर A 4 ही तो है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था e⁴ax, x के जो गुणा में होता है वो A होता है। यहाँ x के गुणा में क्या है बताओ, यहाँ x के गुणा में क्या है 4, यानी हमारा A क्या है 4 है, और हमें D की जगह A रखना है, यानी D की जगह में 4 रखना है। बस इतनी सी बात है,
कितनी सरल है। आप इसको एकदम मतलब फिर से देखो, फिर से सोचो मैं जो बोल रही हूँ। क्या करना है हमें, पी आई निकालने के लिए पहले ऊपर क्यू एक्स रखना है, नीचे एफ डी डी का फंक्शन रखना है। याद रखना है यहाँ वाई नहीं होना चाहिए। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय हम वाई को हटा देते हैं, तो वैसे यहाँ भी अपन को वाई हटा देना है और ये डी के पदों में लिखना है और ऊपर रखना है क्यू एक्स। अब आप देख सकते हो अपना क्यू एक्स क्या है, ई की पावर ए एक्स है। जब ई की पावर ए एक्स अपना क्यू एक्स होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी मेथड होती है। वो मेथड क्या होती है, वो मेथड होती है कि नीचे जो एफ डी आपको दिया हुआ है वहाँ पे डी इक्वल्स टू में ए पुट कर दो। ए क्या है, ए भी आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए क्या है 4 है। तो ये देखो ए 4 है और डी की जगह अपन को ए पुट करना है, तो डी क्या हो जाएगा 4। तो नीचे जहाँ जहाँ डी दिया हुआ है वहाँ वहाँ 4 रख दो। तो डी स्क्वायर है तो मैंने यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिया -5 एज इट इज़। डी की जगह मैंने 4 पुट किया है, 6 ऐसा का ऐसा। अब ऊपर ई की पावर 4x ऐसा का ऐसा, 4 का स्क्वायर 16 -4 को 5 से गुणा करेंगे 20 और इधर 6 एज इट इज़। तो 16 - 20 + 6 कितना होगा 2 और ऊपर ई की पावर 4x एज इट इज़। अब आप यकीन नहीं मानोगे यही अपना उत्तर है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीआई सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आपको लग रहा होगा कि मुश्किल का है, ये तो आसान है। तो भाई अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, किधर गया वो पेज, अभी तो हमने सिर्फ क्यू एक्स के रूप में ई की पावर ए एक्स ली है और उसको सॉल्व किया। अभी हमें ये सारी वैल्यूज़ तो लेने बाकी, और मेन तो यही है और यही थोड़े से टफ है। तो देखो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो हम डी की फॉर्म में लिखेंगे, चलो लिख दिया। फिर आपको पता ही है वाई को कॉमन लेंगे और उसको हटा देंगे और फिर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी की जगह एम पुट करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में मैं डी की जगह एम पुट करूँगी, वाई को हटा दूँगी, बराबर में 0 रख दूँगी। तो ये होगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व हम कुछ इस तरीके से करेंगे जहाँ एम की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएगी। एम की वैल्यूज़ को देखने के बाद हम यहाँ फिर से एक मेथड लगाएंगे। वो मेथड क्या होगी कि जब m की वैल्यू रियल और डिफरेंट होगी तो CF का ये वाला फॉर्मूला होगा, जहाँ m1 क्या है 2 है और m2 क्या है 3 है। तो मैंने 2 और 3 रख दिए फॉर्मूले में, ये हो गया अपन का CF। अब निकालना है हमें PI। तो PI निकालने के लिए ऊपर तो रखो आप QX, ठीक है, जो कि आपको पता ही है बराबर के इधर जो दिया हुआ होता है वही QX होता है। तो मैंने ऊपर QX रख दिया। नीचे रखना है FD यानी D का कोई फंक्शन। तो ये अपनी इक्वेशन 1, यहाँ से हम डी का फंक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम वाई को कॉमन लेके हटा देंगे, अंदर क्या बचेगा d² - 5d + 6, यही होगा हमारा डी का फंक्शन। तो ये मैंने पुट किया है। अब दूसरी स्टेप ये है कि ऊपर देखो, ऊपर क्या दिया हुआ है। ऊपर अगर आपको ई की पावर ax दी हुई है, यानी ई की पावर ax में कुछ वैल्यू दी हुई है, तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तब आपको नीचे वाली टर्म में d = m पुट करना है। ये आपको याद रखना होगा, है ना। यही मेथड और यही फॉर्मूला है और यही आपको याद रखना है कि जब ऊपर यानी QX आपका e की पावर AX के रूप में दिया हुआ होगा तो नीचे जो फंक्शन होगा वहाँ आपको D की जगह A पुट करना। और A क्या है, X के ऊपर वाले टर्म में X के गुणा में जो है वो A है, यानी आपको इनडायरेक्टली D को 4 पुट करना है इस वाले क्वेश्चन में। जैसे मान लो अगले क्वेश्चन में यहाँ तो e की पावर 4x है, अगले क्वेश्चन में e की पावर 2x देते, तब आप क्या करोगे, तब आप d की जगह 2 पुट करोगे, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में a क्या आपका 2 है। तो ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ d की जगह क्या पुट करोगे 4, तो मैंने 4 पुट किया, यहाँ भी 4 पुट किया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और ये होगा हमारा PI। अब आप जानते ही आगे क्या होगा, आगे होगा कि आगे आपका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है y = CF + PI। तो CF आपने निकाला ही है, PI अभी अभी निकाला है, यही आपका आंसर है और यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है, उससे आपको थोड़ा और क्लेरिफिकेशन होगा। तो देखो ये है अपना अगला क्वेश्चन, d² - 60 + 9 और y = 2 e की पावर -3x। तो पहले आपको पता ही हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस वाले क्वेश्चन की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी, जिसके लिए हम d = m पुट करते हैं। तो इस वाली टर्म में d की जगह m पुट कर दो, y को हटा दो और बराबर में 0 रख दो। तो ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हो तो आप देख सकते हो m² + 6m + 9 है, वो हम m + 3 की होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, मतलब m + 3 2 बार है। तो मैंने इसको ऐसे 2 बार लिख दिया है गुणा की फॉर्म में। जब आप इसको गुणा करके फिर से खोलोगे तो यही फॉर्म बनेगी, ये वाली।
ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ ऐसे लिख लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ m की दो वैल्यूज़ आएगी, -3 और -3। m+3 को बराबर में 0 रखेंगे तो m की वैल्यू आएगी -3। यहाँ से दोबारा m की वैल्यू -3 आएगी। तो m की जो वैल्यूज़ आई है वो क्या किस टाइप की है, वो सेम तो है और रियल भी है, यानी सेम और रियल है। सेम और रियल जब m की वैल्यूज़ आएगी तो CF का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, C1 + C2x e⁻mx। तो C1 एज इट इज़, C2 एज इट इज़, x एज इट इज़, E एज इट इज़, x एज इट इज़, और m क्या आपके पास m-3 है, तो ये मैंने -3 रख दिया। तो ये हो गया आपका CF। अब अपन निकालते PI। तो PI निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ऊपर तो आपको QX रखना है, नीचे आपको FD रखना है। तो QX आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला बराबर की इधर जो होता है वही आपका QX होता है। तो ये है QX आपका है 2e⁻³ और FD आपका क्या है, ये रहा आपका FD। बस y को हटा दो और ये वाली जो इक्वेशन है वो ऐसी कैसी रख दो यहाँ, तो ये हो गई आपकी FD। अब आपको पता है कि e⁻ समथिंग हमें दी हुई है, e⁻ में हमें कुछ दिया हुआ है, तो आप जानते हो क्या करना है। अब यहाँ जो e⁻ दी हुई है या ये जो -3 है उसको आपको नीचे वाले टर्म में रख देना है। नीचे जो d दिया हुआ है उसकी जगह आपको -3 रख देना है। लेकिन अब आपको यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, वो ये है कि ऊपर जो आपको वैल्यू दी हुई है, जैसे ये -3 दिया हुआ है, -3 क्या है हमारे पास a की वैल्यू है, और हमें नीचे वाले क्वेश्चन में क्या रखना है, d = a पुट करना, और a क्या है -3, मतलब कुल मिला के हमें d की जगह -3 रखना है। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन में d की जगह जब -3 रखेंगे तब देखो क्या होगा, तब हम यहाँ -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, +9। यहाँ -3 रखेंगे तो यहाँ -3 और +6 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -18, और यहाँ +9 एज इट इज़। तो देखो +9 और -18, तो ये नीचे तो 0 हो गया। यही आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब आपके पास नीचे 0 बन रहा हो, यानी d की जगह जब आप a पुट करोगे और a की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी कि नीचे आपका 0 बन रहा होगा, तब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, और वो बात क्या है, उस वक्त आपको दूसरा फॉर्मूला काम में लेना है। और वो फॉर्मूला क्या है, वो भी बहुत सिंपल सा है कि ऊपर तो आप x से गुणा कर दो और नीचे जो टर्म आपको दी हुई है ये वाली टर्म, उसका अवकलन कर दो। सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा ना कि ये क्या हो गया। अभी तो हमने एक क्वेश्चन समझा था और दूसरे क्वेश्चन में तो अप्लाई ही नहीं हो रहा जो अभी हमने समझा था। तो देखो मैथ का यही रूल है। मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो जैसे ये है हमारे पास, है ना, ये अपन ने सोल्व किया, ऊपर QX रखा है, नीचे D का फंक्शन रखा है, जो ये दोनों ही हमें इक्वेशन में दी हुई है, मतलब क्वेश्चन में दी हुई है ना, अपने मन से हमने कुछ भी नहीं रखा। अब देखो यहाँ d की जगह जब हम -3 पुट करेंगे, यहाँ जब -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर +9, यहाँ -18 और यहाँ +9, तो आप देख सकते हो +9 और +9 तो +18 होंगे, ये है -18, तो +18 -18 कैंसिल हो गए, 0 बनाएंगे, यानी नीचे अपने के पास 0 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का रूल है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। आप चाहे कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, नीचे आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। तो अब बताओ अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब सिंपल से ट्रिक आपको आजमानी है। ये जो इतना क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसके ऊपर तो x से गुणा कर दो और नीचे वाली टर्म का अवकलन कर दो। अवकलन करने के बाद जो आपके पास d आएगा उसमें आप वापस से -3 पुट करो। तो देखो ये वाली अपने पास टर्म है d² + 6d + 9। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमें दिया हुआ है d² प्लस, मैं अलग से समझा रही हूँ ना आपको ताकि समझ में आ जाए, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, d के सापेक्ष करना है। सीधी सी बात है, ये d के पदों में है तो d के सापेक्ष अवकलन करना है। तो d² का अवकलन क्या होगा 2d, 6d का अवकलन कितना होगा 6, 9 का अवकलन कितना होगा 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2d + 6। तो ऊपर तो हमें x से गुणा करना है, नीचे वाली टर्म का अवकलन करने के बाद d की जगह में -3 पुट करना है। अब d की जगह -3 पुट करो, जब यहाँ -3 पुट करोगे +6 तो कितना होगा -6 और +6, ये तो अगेन 0 बन रहा है। अब क्या करोगे, अब दोबारा वही करना है,
ऊपर वाले को x से गुणा करो, x पहले से, x को दोबारा x से करेंगे एक्स स्क्वायर। आप चिंता मत करो, ये जो आपको खिचड़ी दिख रही है ना, ये आपको अगले वाले पेज में साफ लिखा हुआ मिलेगा। ये तो मैं अभी बस आपको समझाने के लिए ऐसे खिचड़ी से बना रही हूँ। तो देखो, वापस हम ऊपर x से गुणा करेंगे तो एक x तो पहले से था, दोबारा x से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म का फिर से अवकलन करो, तो एक बार अवकलन करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बन रही थी, क्या बन रही थी, 2d + 6। अब इसका दोबारा अवकलन करो, किसके सापेक्ष, d/d के। इसका जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो ये 2d का अवकलन होगा 2, 6 का अवकलन कितना होगा, 0। तो नीचे क्या बचेगा अपने पास, 2। मतलब कुल मिला के कहने वाली बात है कि ऊपर तो एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास, नीचे 2, और ये जो 2e⁻³ है ये बचेगा एज इट इज़। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या हमारे पास x² e⁻³ यही हमारा PI होगा, यही क्या होगा हमारा PI होगा। तो आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं, अगर समझ में नहीं आया है तो देखो, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो पहले तो हमें इसका CF निकालना है, तो CF निकालने के लिए हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, y को तो हटा देना है और d की जगह m पुट करना है। तो ये मैंने y को हटा के d की जगह m पुट किया है। अब ये हमें द्विघात समीकरण दी हुई है, जिसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ m+3 का होल स्क्वायर मान लेती हूँ इसको, क्योंकि जो m+3 का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो ऊपर वाली ही टर्म बनेगी। तो मैंने यहाँ इस वाली टर्म को ऐसे लिख लिया। अब m+3 का होल स्क्वायर है, मतलब m+3 2 बार है, तो मैंने इनको अलग अलग गुणा के रूप में लिख लिया है। फिर यहाँ से m की वैल्यूज़ क्या आएगी, -3 और -3, जो कि क्या है, सेम बट रियल है। और सेम बट रियल की कंडीशन में CF का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस वाले फॉर्मूले में मैंने m की वैल्यू पुट की है, जो कि है -3। अब हमें सॉल्व करना है PI। तो PI सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, ऊपर तो आपको QX रखना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये QX ही है, बराबर के इधर जो दिया हुआ होता है ना वो आपका QX ही होता है। तो ऊपर तो रखना है आपको QX, और नीचे रखना है FD, मतलब D का फंक्शन जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये वाला, यही तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। बस y को हटा देना है और ये वाली टर्म एज इट इज़ रख देनी है। तो देखो मैंने रख दी है, d² + 6t + 9। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है ना। इधर तो खिचड़ी सी बन गई है, पर फिर भी देखो समझो। अब आपको पता ही है इसको कैसे सॉल्व करना है। ऊपर तो 2e−3x एज इट इज़, और नीचे ये d² + 6t + 9 एज इट इज़ है। अब इसे सॉल्व करने के लिए नीचे जो d दिया हुआ है उसकी जगह आपको -3 रखना है ना। ये तो आप पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ के आए हो कि d की जगह -3 रखना है। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हुई, यहाँ जब आप d की जगह -3 रखोगे तो ये नीचे वाली पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी आपके पास। वो नहीं बननी चाहिए, बस अपन को वो ही नहीं बनानी है, नीचे वाले टर्म को 0 नहीं बनने देना। अगर वो 0 बन रहा है ना तो अपना दिमाग लगाओ और ऊपर तो x से गुणा कर दो। मतलब दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस आप तो तरीका लगाते जाओ जो मैं बता रही हूँ। ऊपर तो x से गुणा कर दो, नीचे वाली टर्म का अवकलन कर दो। ये देखो मैंने यहाँ अलग से पेज पे समझाया है कि ऊपर तो x से गुणा कर दो, 2e−3x तो एज इट इज़, और ऊपर x से गुणा कर दो, और नीचे वाली जो टर्म दी हुई है ये रही नीचे वाली टर्म, उसका d के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो अवकलन करने के बाद मेरे पास आएगा 2d + 6। अब अगेन इसमें d की जगह -3 रखो। तब यहाँ आप दोबारा d की जगह -3 रखोगे तो ये दोबारा 0 बन जाएगा। दोबारा 0 बने तो दोबारा वही फॉर्मूला लगा दो, दोबारा ऊपर तो x से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ अपन ने x से गुणा किया। दोबारा जब x से गुणा करेंगे तो ये x² बन जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे जो अपने पास आ रहा है 2d + 6, उसका दोबारा अवकलन कर दो d के सापेक्ष। दोबारा अवकलन करोगे तो आपके पास आएगा 2। तो ये देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ होगा x² 2e⁻3x/2। ये तो d + 3 को तो छोड़ो, इस वाली टर्म को आप छोड़ो, है ना। यहाँ से देखो इधर x² × 2, इधर भी गुणा में 2 आएगा, और -3x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x² e⁻3x। तो यही होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। मतलब ये नहीं होगा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होगा y = CF + PI। CF हमने निकाला है, PI हमने निकाला है, ये कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मैं तो फिर से बताने के लिए भी तैयार हूँ, और चलो मैं फिर से बता ही देती हूँ। अभी मैंने रफ कॉपी ले ली है, होप आपको समझ में आएगा।
तो देखो यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कुछ और दूसरा तो क्यों ही ले। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ तक तो अपन ने कर ही लिया था कि जो पी आई अपने पास होगा वहाँ ऊपर तो क्यू एक्स होगा और नीचे क्वेश्चन सी एफ डी का फंक्शन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्यू एक्स क्या आपके पास, क्यू एक्स 2e⁻³ यही क्वेश्चन ले रहे हैं। और एफ डी क्या है, डी का फंक्शन क्या है, ये वाला, बस वाई को हटा दो, वो क्या है d² + 6d + 9। अब आपको क्या करना आगे, अब देखो क्या करना है। अब आपको ये करना है कि नीचे जो d दिया हुआ है आपको उसकी जगह -3 रखना है, ऊपर जो ये -3 है वो रखना है। तब देखो रखो 2e⁻³ एज इट इज़, नीचे d की जगह -3 रखो, तो ये -3 का होल स्क्वायर + 6 -3 + 9। जब आप इसको रखोगे तो ऊपर तो 2e⁻³ एज इट इज़ रहेगा, नीचे ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा -18 यानी -18। तो +9 + 9 +18 -18, तो ये हो जाएगा 0, यानी नीचे वाली जो टर्म होगी वो अपने पास 0 आ जाएगी। यही नहीं आनी चाहिए, 0 हमें नहीं लेना है। तो अब 0 नहीं लेना है तो क्या करेंगे, तब एक थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक क्या होगी कि ऊपर जो 2e⁻³ दिया हुआ है यहाँ तो आप इसको एक बार x से गुणा कर दो, और नीचे वाली ये जो टर्म है, ये जो d का फंक्शन दिया हुआ है जो कि क्या है d² + 6d + 9, नीचे जो d का फंक्शन दिया हुआ है आप उसका एक बार अवकलन कर दो। फिर अवकलन करने के बाद जो भी टर्म आपके पास आती है उसमें आप d = वापस -3 पुट कर दो। तो चलो हम इसका अवकलन करते हैं। इसका जब अवकलन करेंगे तो आएगा 2d, प्लस इसका जब अवकलन करेंगे तो आएगा 6, और 9 का अवकलन d के सापेक्ष 0, तो ये आ जाएगा 2d + 6। अब वापस हम d की जगह -3 रखेंगे, तो वापस जब हम d की जगह -3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6, और ये +6, -6 + 6 अगेन 0, दिख रहा होगा ना आपको, -6 + 6 अगेन 0। अब वापस हम क्या करेंगे, वापस 0 आ गया, तो वापस जो ऊपर हमने x लिया था इसको वापस एक बार x से गुणा कर दो, और नीचे जो हमारे पास टर्म आ रही है उसका एक बार फिर से अवकलन कर दो। यही टर्म आ रही थी हमारे पास, इसका अवकलन करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ रही थी, इसमें हमने d की जगह -3 पुट किया, तो इस वाली टर्म का एक बार फिर अवकलन कर दो। तो 2d + 6 का जब हम d के सापेक्ष एक बार फिर से अवकलन करते हैं तो क्या आता है, सिर्फ 2 आता है। अब की बार तो d का कोई फंक्शन ही नहीं है, अब की बार तो d की जगह -3 भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अवकलन करने के बाद हमारे पास सीधा 2 ही आ रहा है। तो ये नीचे आ जाएगा 2, x × x तो हो जाएगा x², 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा x² × e⁻³ जो कि क्या होगा, हमारा पी होगा, है ना। तो ये आ गया हमारा पी, जहाँ x² × e⁻³ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, CF + PI। CF हम निकाल के आए ही हैं, PI हमने निकाल लिया है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अब हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये है तीसरा, d² + d + 1 y = sin 2x। तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने यहाँ qx की जगह e⁻ax पढ़ लिया था। इस वाले क्वेश्चन में हम ये जो इसे qx कहते हैं ना, q तो इसे कहते हैं, और x क्योंकि x के पदों में आप देख सकते हो ये sin 2x क्या है, x के पदों में है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, यानी जब हमारे पास qx की जगह साइन में कुछ वैल्यू आ जाए तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार ध्यान दो इस चार्ट पे, ये देखो इस चार्ट पे ध्यान दो। तो पिछला क्वेश्चन तो हमने कैसे किया था, जब हमारे पास qx की जगह e⁻ax था तो हमने कुछ इस तरीके से किया, ऊपर तो qx रखा और नीचे fd यानी d के पदों में हमारा जो फंक्शन था वो रखा हमने, और qx क्या था हमारे पास e⁻ax, तो ऊपर रखा e⁻ax, और नीचे हमने क्या किया, यहाँ जो d का फंक्शन दिया हुआ था हमें क्वेश्चन से, उस d की जगह d = हमने a पुट किया था, है ना। सेम वही प्रोसेस यहाँ करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग। इस बार हम यहाँ क्या करेंगे, d² की जगह -a² रखेंगे। तो देखो पहली स्टेप तो क्या होगी, किस में होगी पहली स्टेप, जब हमारे पास qx जो होगा वो
कोस एक्स के रूप में दिया हुआ होगा या साइन एक्स के रूप में दिया हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, तब हम पी आई इक्वल्स टू ऊपर तो कोस एक्स रखेंगे और नीचे जो पिछले क्वेश्चन में हमने रखा था वैसे ही सेम नीचे डी के पदों में अपना फंक्शन रखेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखेंगे और वो भी माइनस में। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ हम डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखेंगे, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने डी की जगह ए पुट किया था। समझ में आया? तो चलो हम क्वेश्चन ही देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो पहले आपको पता ही है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले सी एफ निकालना होगा। तो सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो वी पुट डी इक्वल्स टू एम। ये लाइन आपको लिखनी है, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो कि पहले हम सहायक समीकरण प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम डी इक्वल्स टू एम पुट करेंगे। सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, डी की जगह तो एम पुट कर दो, वाई को हटा दो, इक्वल्स टू में 0 रख दो, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो इसके रूट्स निकालने के लिए हमें श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, तभी इसके रूट्स निकलेंगे, है ना, क्योंकि एम है, एम को हम टुकड़ों में नहीं लिख सकते, ये तो सिंगल एम है। तो ये है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र, जहाँ m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको पता ही है a b और c क्या है, यहाँ m स्क्वायर के गुणा में जो होता है वो a होता है जो कि 1 है, यहाँ m के गुणा में जो होता है वो होता है b जो कि 1, और यहाँ बिना m के जो टर्म दी हुई थी वो अपनी c होती है जो कि क्या है, 1 है ना। अब मैंने ये ए बी सी की वैल्यूज़ इसमें रखी तो मेरे पास कुछ इस तरीके से मान आया, -1 प्लस माइनस यहाँ क्या आएगा, 1 में से जब 4 को घटाएंगे तब -3 आएगा, है ना, रूट में -3 आएगा, रूट में -3 आएगा। अब आप जानते हो रूट में -3 को हम √3 आयोटा लिखते हैं, है ना, रूट में जब भी माइनस में चीज़ें आती है तो उसे हम आयोटा में लिखते हैं। तो ये आ गया √3 आयोटा बाई 2, और इधर जो 1/2 है ये इधर 1/2, इधर जो प्लस माइनस हुआ है एज इट इज़, और ये जो 2 है वो दोनों के बट्टे में जाएगा, तो इस तरीके से दोनों के बट्टे में। अब आप देख सकते हो इससे 1/2 को तो हम अल्फा लिख सकते हैं, प्लस माइनस एज इट इज़ आयोटा के जो गुणा में होता है वो अपना बीटा होता है। तो अपने पास रूट्स क्या आए हैं, एम की वैल्यू क्या आई है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा के रूप में आई है, जो आप देख सकते हो सेम बट कॉम्प्लेक्स है ना। ये जो रूट्स के मान आए वो अपने सेम बट कॉम्प्लेक्स ही तो है कि नहीं, नहीं है। सेम कैसे होगा, ये ध्यान से देखो, एक बार टर्म हमारी प्लस में जाएगी, एक बार माइनस में जाएगी, तब ये अलग अलग ही तो होंगे, एक बार माइनस में लेंगे और एक बार प्लस में लेंगे, तब ये अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। मैंने आज जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दो, अपने बंद दिमाग के दरवाज़ों को खोलो और ध्यान दो। मैंने क्या बताया है, ये जो जब रूट्स हमारे पास प्लस माइनस में आएंगे, है ना, तो वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग बट कॉम्प्लेक्स। अब आप जानते हो डिफरेंट बट कॉम्प्लेक्स का सूत्र क्या होता है, सीएफ निकालने के लिए मैंने आपको डिफरेंट बट कॉम्प्लेक्स का सूत्र बताया था, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि मैंने क्या सूत्र बताया था। तो मैंने ये बताया था कि CF इक्वल्स टू e⁴ कोष्टक में C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। अब अल्फ़ा आप जानते ही हो, प्लस माइनस के पहले जो आता है वो अल्फ़ा, जो कि हमारा है 1/2 एक्स एज इट इज़, C1 एज इट इज़, कोस एज इट इज़, और बीटा आप जानते ही हो आयोटा के जो गुणा में होता है वो बीटा होता है। पिछली और पेज पलटने पे मेरा आयोटा के गुणा में क्या था, √3/2, तो ये √3/2 प्लस C2 एज इट इज़, साइन एज इट इज़, और बीटा क्या आएगा, √3/2 एक्स। तो यही होगा हमारा CF। अब हम निकालेंगे PI। तो PI निकालने की पहली स्टेप तो ये है कि ऊपर तो आपको QX रखना है और नीचे आपको F के पदों में जो आप D के पदों में जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो रखना है। अब QX क्या है, अब की बार देखो QX क्या है, अब की बार QX अपना ये है sin 2x। अब बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में ये वाली टर्म आएगी विदाउट y के, मैंने बताया आपको। D के पदों में अपनी समीकरण आएगी और उसमें y को हटा देना है, तो बट्टा में तो ये आएगा और ऊपर क्या आएगा sin 2x, है ना, क्योंकि इस बार अपना QX क्या है, sin 2x है, पिछले क्वेश्चन में e⁴ax था। तो देखो ये मैंने लिख दिया है। अब आप देखो मैंने आपको इससे कैसे सॉल्व करना बताया है, मैंने कैसे सॉल्व करना, मैंने बताया कि डी स्क्वायर को की जगह आपको माइनस का ए स्क्वायर रखना है। अब ए क्या है, ए है 2, तो ए तो अपना 2 है, तो डी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ए को जब 2 को जब यहाँ पुट करेंगे 2 स्क्वायर
2 की स्क्वायर यानी 4 और वो माइनस में, यानी डी स्क्वायर की जगह हमें -4 रखना है। तो यहाँ जहाँ डी स्क्वायर है ना वहाँ -4 रखना है और ये डी एज इट इज़ रहेगा। डी की जगह हमें कोई बदलाव नहीं करना है, डी अपना वैसा का वैसा रहेगा, बस डी स्क्वायर की जगह हमें -4 रखना है। और वो कहाँ से है आपको पता ही है, -a की स्क्वायर से। और a आप जानते ही हो x के गुणा में जो है वो आपका a है, तो मैंने यहाँ डी स्क्वायर की जगह -4 रखा है, d+1 एज इट इज़। अब देखो अब क्या होगा, अब sin 2x तो ऊपर वाला एज इट इज़, यहाँ -4 है यहाँ +1 है तो वो होगा -3 और d एज इट इज़ तो होगा d-3। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो अब आपको यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, वो क्या है, हम साइन में जब भी हमारा QX होगा उससे सॉल्व करने का सिर्फ ये एक ही तरीका है जो मैंने अभी भी आपको बताया कि आप तो बस डी स्क्वायर की जगह ना ए स्क्वायर पुट कर दो। लेकिन अब हमारे पास आ गया डी, अब हम डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इधर डी स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ जो d-3 है हम ऊपर नीचे d+3 से गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ जो भी दिया हुआ होगा a - b तो ऊपर नीचे a+b से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे वो भी बताती हूँ। जब हम इस तरीके से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा a - b और यहाँ क्या बनेगा a+b। अब आप जानते हो a - b a+b को हम a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसको a² - b² के रूप में लिखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा d² माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब आप वापस से d स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, वापस से डी स्क्वायर की जगह -4 रख सकते हो। इस तरीके से -4 तो नीचे वाला अपना डी है वो कैंसिल हो गया, मतलब हट गया एक तरीके से ये वाली ट्रिक लगाने से। तो फिर से देखो, फिर से क्या कि ऊपर तो sin 2x एज इट इज़ और नीचे हमारा d-3 एज इट इज़ आया। अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर नीचे d+3 से गुणा करना है। जब ऊपर d+3 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा d+3, मैंने बस d+3 को पहले रखा है और कुछ ही नहीं किया। तो d+3 इधर आया sin 2x, नीचे क्या आएगा a - b a+b के रूप में जब हम इसे खोलेंगे तो a² - b² आएगा, तो इधर आएगा d² - 9। अब वापस डी स्क्वायर की जगह -4 रखो, तो मैंने वापस डी स्क्वायर की जगह -4 रखा, ये -9 d+3 एज इट इज़ sin 2x एज इट इज़। अब क्या होगा -4 - 9 होगा -13 1/-13। ये जो d+3 sin 2x है ये मैंने एज इट इज़ रखा है। अब देखो अब आगे क्या होगा, अब देखो यहाँ जो d है ना वो क्या होता है आपको पता ही होगा, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो क्या होता है। देखो ये जो कैपिटल D होता है उसका मतलब होता है d/dx, मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था। ये होता है d/dx, मतलब कैपिटल D का मतलब होता है अवकलन, ठीक है। और 1/d का मतलब क्या होता है समाकलन, इंटीग्रेशन। आप जानते ही हो d का मतलब होता है अवकलन, जब उसको हम बट्टा में भेज देते हैं यानी 1/ अवकलन जब हम बोलते हैं तो 1/ अवकलन का मतलब होता है समाकलन, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। तो देखो नीचे तो अब हमारे -13 आ गए, अब ऊपर क्या होगा, ऊपर तो हमारे पास d बचा है +3 और sin 2x। अब हम क्या करेंगे तो -1/3 -1/13 तो मैंने बाहर लिख लिया और अंदर ये जो बच्चा है ना इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देखो 3 को हम sin 2x से गुणा करेंगे, इसको इस तरीके से। जब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 sin 2x। d का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है मैंने अभी बताया आपको d का मतलब क्या होता है। d का मतलब होता है अवकलन। अब देखो जब इस d को अंदर sin 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा d sin 2x, ठीक है। d का मतलब क्या होता है अवकलन, है ना, d/dx ही तो होता है, d यानी d/dx। और यहाँ sin 2x एज इट इज़ यानी sin 2x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, d के रेस्पेक्ट में नहीं x के रेस्पेक्ट में यानी x के सापेक्ष, क्योंकि d का मतलब तो d/dx होता है। तो यहाँ x आएगा, यहाँ sin 2x। अब sin 2x का अवकलन आप जानते हो cos 2x, ठीक है। फिर 2x का अवकलन जब आप करोगे तो वो आएगा 2, ऐसे ही तो होता है अवकलन, sin 2x का अवकलन cos 2x और 2x का जब आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो वो आएगा 2, जो मैंने आगे रखा है। तो ये आ गया अपना 2 cos 2x और d को जब यहाँ गुणा करेंगे यानी d का अवकलन करेंगे, d को जब यहाँ गुणा करेंगे यानी sin 2x का अवकलन करेंगे हम d/dx के सापेक्ष।
गुन्ना भाई बंद कर दे। तो देखो 1/-3 एज इट इज़। cos 2x कैसे आया, d को जब हम यहाँ गुणा करेंगे मतलब sin 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो आएगा 2 cos 2x, और ये 3 को जब अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 3 sin 2x। तो यही होगा हमारा PI। कितना सरल है, एकदम सरल सी बात है। बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आपको QX के रूप में साइन का कुछ फंक्शन मिल जाए या कोस का कोई फंक्शन मिल जाए, साइन और कोस के लिए ये वाली मेथड सेम रहेगी। ऊपर अगर साइन या फिर कोस आ जाए तो नीचे जो हमारा d² होगा ना, उसकी जगह हमें a² पुट करना है। और a क्या होता है, आपको -a² पुट करना है। और a क्या होता है, ये देखो साइन और x के बीच में जो होता है वो a होता है, यानी x के गुणा में। तो इधर अपना a क्या है, 2 है, तो d² की जगह हम क्या रखेंगे, -4। अब आप ये गलती मत कर देना कि यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर तो होगा 4, या फिर यहाँ माइनस में दे रखा है। मतलब कहने वाली बात ये है कि जो माइनस होगा ना वो स्क्वायर करने के बाद में आएगा। अब आप ये मत सोचना कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। ये जो माइनस होगा ना वो बाहर ही होगा अलग से। ये मत समझ लेना कि माइनस का भी हम स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना है। माइनस को आपको बाद में लगाना है अलग से। a का स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी बाद में माइनस लगाना है। तो ये देखो यहाँ d² की जगह हमने -4 रखा है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो d-3 आएगा, ऊपर वाला sin 2x एज इट इज़। अब आप क्या करोगे, अब जो नीचे टर्म दी हुई है ना उसका चिन्ह चेंज करके, यानी -3 दिया हुआ तब +3 कर दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर वाली तो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये देखो एज इट इज़। और नीचे क्या होगा, नीचे a-b a+b होगा, तो वो खुलेगा a² - b² के रूप में। तो यहाँ d² - 9 हो जाएगा। तो d² की जगह तो हम वापस से -4 पुट कर देंगे, और इधर -9 है ही, तो ये हो जाएगा -13। अब ये जो d+3 sin 2x है इसे सॉल्व करेंगे। तो sin 2x को पहले यहाँ गुणा करेंगे तो 3 sin 2x, तो ये आ गया 3 sin 2x। अब d को जब हम sin 2x से गुणा करेंगे तब क्या होगा, पहले तो ये बताओ d क्या होता है। मैंने d को जब sin 2x से गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो sin 2x तो एज इट इज़ d क्या होता है, d/dx होता है। तो यहाँ जब इस वाले टर्म का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो वो आएगा cos 2x। और 2x का अवकलन जब हम करेंगे तो वो आएगा 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर होगा, यही हमारा PI होगा। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन आप जानते ही हो CF + PI होता है। y = CF + PI, y भी ध्यान में रखना है। तो CF हमने निकाला ही था, वो मैंने लिख दिया है यहाँ एज इट इज़। PI अभी निकाला है ये वाला, तो ये PI भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। यही हमारे क्वेश्चन का होगा जनरल सॉल्यूशन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा ये d3y/dx³ + a² dy/dx = sin ax। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 13 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारथी का 13वां क्वेश्चन है, इसलिए। अब देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको d के पदों में लिखते हैं। जो dy/dx के पदों में हमें दिया हुआ है उसे हम कैपिटल D की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो यहाँ d3y/dx³ है, तो इसे जब d के पदों में लिखेंगे तो वो आएगा d³। y है वो एज इट इज़ प्लस a² एज इट इज़। यहाँ dy/dx है तो इसको कैपिटल dy बराबर में 0 है ना। इसको एक बार 0 लेके चलते, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा PI निकालने में काम आएगा। कहाँ काम आएगा, सिर्फ PI निकालने में, CF निकालने में इसका कोई काम नहीं है। तो इसको एक बार हम 0 लेके चलते हैं। इधर क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे पहले। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y को तो कॉमन लेके हटा दो और d की जगह m पुट कर दो। तो यहाँ मैंने m पुट किया, यहाँ मैंने m पुट किया, y को कॉमन लेके हटा दिया, तो इक्वल्स टू में 0। अब क्या करोगे आप, अब आपको रूट्स निकालने हैं, सीधी सी बात है, m की वैल्यूज़ निकालनी है, यानी जो रूट्स ही तो होते हैं। अब पहले तो यहाँ m³ है, यहाँ m को कॉमन ले लो। m को कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा m² + a² = 0। तो यहाँ तो ये एक ये आया है, एक ये आया है। पहले तो इस m को 0 के बराबर में रखो, तो मैंने रखा m को 0 के बराबर। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। अब यहाँ अंदर आया है m² + a²। जब इस a² को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये जाएगा माइनस का a², इधर होगा m²। जब स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल करेंगे, मतलब m² को जब इधर भेजेंगे तो इसका ये रूट हो जाएगा। तो m² = रूट, जब इसका रूट निकालेंगे तो वो आएगा +-a, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, माइनस का a है, यानी वो आएगा आयोटा। तो अब आप देख सकते हो ये वैल्यू तो चलो अलग है ना, डिफरेंट और रियल है। 0 भी तो एक रियल नंबर ही होता है, तो ये तो चलो अलग है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या आ रहा है। इधर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है m की, वो क्या है, डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स है।
तो डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये वाला CF इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब आप जानते ही हो कि बीटा क्या होता है। बीटा होता है आयोटा के गुणा में जो होता है वो बीटा होता है, और अल्फा क्या होता है? प्लस माइनस के पहले जो होता है वो अल्फा। इधर कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो, तो अल्फा की जगह मैंने ज़ीरो रख दिया, बीटा की जगह मैंने ए रख दिया, आयोटा के गुणा में जो ए है वो रख दिया, और इधर भी मैंने ए रख दिया। और ये देखो इसका m1 की वैल्यू क्या होगी? m1 क्या है अपने पास? रियल है और डिफरेंट है। डिफरेंट किससे डिफरेंट है? इनसे डिफरेंट है। तो इसके लिए CF का फॉर्मूला क्या होता है? C3 ई की पावर 0x। ज़ीरो क्यों? क्योंकि m की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये 0x, तो ये आ जाएगा अपने पास सिर्फ C3। अब हमने CF निकाल ही लिया है, तो CF तो निकालना है। देखो मैं आपको पिछली क्लासों से भी समझाती हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में भी आपको CF पे ज़्यादा जोर दे के समझाऊँगी तो अपना PI रह जाएगा। हमें इन वाले क्वेश्चन में सिर्फ PI पे कॉन्सेंट्रेशन करना है, क्योंकि CF तो हम निकालना सीख चुके हैं एकदम अच्छी तरीके से। अब देखो अब PI निकालते हैं। तो PI निकालने की पहली स्टेप मैंने आपको क्या बताई कि ऊपर जो अपना Q दिया हुआ रहता है अपना क्वेश्चन से QX वो रख दो, और नीचे FD रख दो। FD मतलब D के पदों में जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन से वो रख दो। अपना फंक्शन क्या है? अपना फंक्शन ये है, इसको पहले D में कन्वर्ट किया, इस तरीके से Y को कॉमन ले लो, ठीक है। तो Y को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? D3 प्लस A स्क्वायर D, और Y को कॉमन लेंगे इक्वल्स टू 0। अब Y को कॉमन लेके हटा देंगे, और ये वाली जो टर्म बचेगी वही हमारी क्या होगी? FD होगी। तो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ D3, यहाँ देखो यहाँ D क्यूब प्लस A स्क्वायर D था, तो D में कॉमन भी ले सकती हूँ, तो यहाँ मैंने D को कॉमन लेके D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रखा है। ऊपर वाला अपना जो QX है वो एज इट इज़। और इस बार क्वेश्चन में QX क्या दिया हुआ है? हमें साइन AX दिया हुआ है, ये देखो साइन AX, तो मैंने ऊपर साइन AX और नीचे ये। अब आप जानते ही हो कि अब आगे क्या करना है, अच्छी तरीके से जान गए हो अब आप। अब आपको पता है कि यहाँ जब भी ऊपर साइन आ जाता है, यानी QX के रूप में जब भी साइन या कोस होता है, तो हमें D स्क्वायर की जगह माइनस A स्क्वायर पुट करना है। इस बार A क्या है? A ये इस बार, यानी सीधा हमें D स्क्वायर की जगह माइनस A स्क्वायर पुट करना है। अब आप देखो अगर आप यहाँ पे, यही तो है D स्क्वायर की जगह जब आप माइनस A स्क्वायर पुट करोगे, ये प्लस A स्क्वायर एज इट इज़ है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो बन जाएगी, और बाहर D है ही, D जब ज़ीरो से गुणा होगा तो नीचे वाली पूरी ही टर्म आपकी ज़ीरो बन जाएगी। जैसा कि आपने इसी क्लास में पीछे के क्वेश्चन में देखा होगा कि जब हमारे पास QX जो था वो e की पावर AX था, इसे जब हम सॉल्व कर रहे तो नीचे वाली टर्म जब हमारी ज़ीरो बन रही थी तब हमें उसे ज़ीरो नहीं बनने देना था, हमें उसे कैसे भी करके ज़ीरो बनने से रोकना था। तो सेम हम यहाँ पे भी ज़ीरो बनने से रोकेंगे। जिस कंडीशन में हमारे पास D स्क्वायर की जगह माइनस A स्क्वायर रखने पर ज़ीरो बनेगा, उस कंडीशन में हमें एक दूसरा फॉर्मूला या दूसरी मेथड काम में लेनी होगी। और वो मेथड क्या है? वो मेथड है ये देखो, पहले तो आपको सिंपल करना है। पहले तो आपको ऊपर तो PI निकालने के लिए कोस AX रखना है और नीचे FD रखना है, फिर D स्क्वायर की जगह माइनस A स्क्वायर रखना है। अगर माइनस A स्क्वायर यहाँ रखने पे वो ज़ीरो नहीं बन रहा है तब तक तो हमारा सही है, लेकिन यहाँ नीचे वाले फंक्शन में माइनस A स्क्वायर रखने पे वो ज़ीरो बन जाता है, तब हम क्या करेंगे? तब हम सेकेंड केस लगाएंगे। वो क्या है कि जब भी हमें साइन AX और नीचे D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे कुछ दिया हुआ होगा, तब ऊपर तो हम x से गुणा कर देंगे, और जो साइन AX है वो हमारा कोस AX हो जाएगा, और साइन जब कोस में चेंज होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। और नीचे क्या होगा? नीचे जो टर्म हमें ज़ीरो दे रही है उस टर्म को हम हटा देंगे और नीचे 2a लगा देंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ? समझ में नहीं आया होगा, तो चलो इस वाले क्वेश्चन में ही हम देखते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ हमारा D स्क्वायर की जगह जब हम माइनस A स्क्वायर रखेंगे तो वो ज़ीरो होगा। तब हम क्या करेंगे? तब हम ये जो 1/D है वो तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन AX को जब हम चेंज करेंगे तो वो माइनस की कोस AX के रूप में आएगा, और ऊपर x से गुणा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2a। ये हमारा फॉर्मूला है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। आप सोच रहे होंगे ये 2a कहाँ से आ गया? भाई ये मेथड है, ये फॉर्मूला है एक, आपको इसको रटना ही पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि ऊपर x से गुणा कर दो, नीचे वाले टर्म का अवकलन कर दो, तो उस वाली मेथड
इससे अलग मेथड यहाँ काम में आएगी। यहाँ क्या होगा, ऊपर तो x से गुणा कर दो, नीचे 2a लगा दो, ठीक है। और यहाँ जो साइन x है वो कोस x में चेंज हो जाएगा, और जब साइन कोस में चेंज होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और ये जो d है वो एज इट इज़, और ये वाली टर्म हमारी हट जाएगी। क्यों, यही तो हमें 0 दे रही थी, तो जो टर्म हमें 0 दे उस टर्म को ही हटा दो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो पी आई निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें साइन एक्स लेना है, नीचे हमारा एफ डी लेना ही है। साइन एक्स क्यों लेना है, क्योंकि हमारा इस बार क्यू एक्स के रूप में साइन एक्स दिया हुआ है, तो हमें साइन एक्स लेना है, नीचे एफ डी लेना है। साइन एक्स एज इट इज़ और नीचे एफ डी हमारा क्या है, क्वेश्चन में ये है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ हम जब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि आप जानते हो ऊपर जब साइन या कोस के रूप में कोई फंक्शन आता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। तो यहाँ जब हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें ज़ीरो होने से बचाना है। कौन सी टर्म हमें ज़ीरो दे रही है, ये वाली जो टर्म है वही तो हमें ज़ीरो दे रही है, तो हमें ज़ीरो होने से बचाना है। तब हम क्या करेंगे, ये जो डी है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा 1/d के रूप में बाहर। अंदर क्या बचेगा, अंदर ये जो साइन एक्स है वो कोस में चेंज हो जाएगा, ये लो कोस एक्स। साइन जब कोस में चेंज होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और ऊपर तो एक्स से गुणा कर देंगे और नीचे 2a कर देंगे। मतलब ये वाली टर्म आपको रटनी है और ये समझना है कि साइन एक्स को इधर कोस एक्स के रूप में चेंज करेंगे और माइनस आएगा, और x/2a रटना है, और 1/d एज इट इज़। और इस वाली टर्म को हम गायब कर देंगे, क्योंकि यही तो हमें ज़ीरो दे रही थी। जो टर्म हमें ज़ीरो दे उसको गायब कर दो और ये आ जाएगा। सेम हम और क्वेश्चन करेंगे, तब ऊपर अगर कोस एक्स आएगा, जैसे मान लो यहाँ साइन नहीं दिया हुआ है, यहाँ कोस एक्स दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम सेम करेंगे x/2a। और यहाँ जो कोस एक्स को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस आया है वो नहीं आएगा, वो हो जाएगा हमारा प्लस। कोस को जब हम चेंज करेंगे तो वो प्लस का साइन आएगा, और साइन को जब हम चेंज करेंगे तो माइनस का कोस आएगा, और ये x/2a एज इट इज़, और ये वाली टर्म हट जाएगी, और 1/d एज इट इज़। अब आगे क्या होगा, अब आगे बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो 1/2a है उसको बाहर निकाल लो, यहाँ माइनस भी था, अभी तो मैंने खिचड़ी पका दी, यहाँ माइनस था, इसको बाहर निकाल लो, -1/2a। अब ये d तो आप जानते ही हो, d का मतलब होता है अवकलन, लेकिन जब 1/d आ जाए, यानी 1 अवकलन आ जाए, तो उसका मतलब होता है समाकलन। तो अभी तो मैंने सिर्फ 1/d ही रखा है, और अंदर रखा है मैंने x cos x, जो यहाँ बचा था x, इधर cos x 1/2a को बाहर निकाल लिया, तो ये बचा 1/d और ये वाले टर्म। अब आप जानते ही हो d का मतलब तो होता है अवकलन, 1/d का मतलब होता है समाकलन। तो यानी इस वाली टर्म का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो 1/2a तो एज इट इज़, इस वाली टर्म का हम समाकलन करेंगे, ये 1 ही तो बचेगा, इधर x कैसे आ गया। अब इस वाली टर्म का समाकलन करेंगे, तो देखो मैं आपको समाकलन करना भी सिखाती हूँ यहाँ, कि समाकलन कैसे होगा। तो देखो यहाँ हमने लगाया समाकलन का चिन्ह, यहाँ x cos ax एज इट इज़, और क्योंकि समाकलन का चिन्ह लगाया है तो यहाँ dx भी लिखेंगे, यानी x के रेस्पेक्ट में समाकलन। तो देखो ये दो फंक्शन बन रहे हैं, u इंटू वी के रूप में दो फंक्शन बन रहे हैं। जैसे हम अवकलन करते हैं u इंटू वी की फॉर्म में, कि पहला वैसे का वैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसे का वैसा पहले का अवकलन, इस तरीके से। तो वैसे ही समाकलन भी होगा, लेकिन उसके लिए एक अलग सूत्र लगेगा। जैसे ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, यानी हम इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं। तो इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, इसका समाकलन का सूत्र ये होता है, जो आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, कि जब दो फलन हमें गुणा में दिए हुए होते हैं और उनका जब हम समाकलन करते हैं तब वो क्या होता है, तब वो होता है कि पहला वैसे का वैसा दूसरे का अवकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन कोष्ठक में गुणा, और प्लस सी तो आप जानते ही हो कांस्टेंट के रूप में आएगा। तो ये है हमारा सूत्र। तो देखो यहाँ हमें x इंटू वी के रूप में दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनका हमें समाकलन करना है। तो उसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, ये होता है जो आपने 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा, कि जब दो फलन हमें गुणा में दिए हुए होते हैं, जैसे u इंटू वी की फॉर्म में, तो उनका समाकलन कैसे होता है, u यानी पहला वैसे का वैसा दूसरे का समाकलन, ये v दूसरा ही तो है, पहला वैसे का वैसा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फिर कोष्ठक में पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx प्लस सी, ये इसका सूत्र होता है, जो कि बहुत ही आसान है। इधर हमें u इंटू वी की फॉर्म में क्या दिया हुआ है, इधर हमें x इंटू कोस एक्स दिया हुआ है u इंटू वी की फॉर्म में।
तब आप देख सकते हो ये तो हमारा पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, इसका समाकलन कैसे होगा, तो पहला वैसे का वैसा, तो x वैसे का वैसा, दूसरे का समाकलन, तो इधर हम करेंगे cos ax का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह। पहले का हमें क्या करना है, अवकलन, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। दूसरे का हमें क्या करना है, समाकलन, दूसरा क्या है cos ax का हमें फिर से समाकलन करना है, इसको कोष्टक में रखा और ये dx क्यों आया, इस वाले समाकलन के चिन्ह के लिए dx आया, और इधर तो dx आएगा ही इस छोटे वाले समाकलन के लिए, प्लस c एज इट इज़। अब देखो अब आगे क्या होगा, x तो अपना वैसा का वैसा रहेगा, cos ax का समाकलन क्या होगा, sin ax, और ax का समाकलन क्या होगा, 1/a, ठीक है, माइनस अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा cos ax का समाकलन जब हम करेंगे तो वो आएगा sin ax, और नीचे क्या आएगा a, क्योंकि यहाँ गुणा में क्या है a, यानी ये वाली टर्म ही आएगी, कहने वाली बात ही है। अब इसका फिर से समाकलन हम करेंगे, जब इसका फिर से समाकलन करेंगे तो ये x/a sin ax तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस जब हम sin ax का समाकलन करेंगे तो 1/a तो चलो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा sin ax, ये sin ax है, जब sin ax का हम समाकलन करेंगे तो वो आएगा माइनस का cos ax, और ax का समाकलन होगा a जो कि बट्टा में आएगा प्लस c एज इट इज़, यानी आगे क्या होगा, ये x/a sin ax माइनस माइनस प्लस 1/a स्क्वायर cos ax प्लस c, यानी x इंटू cos ax का जब हम समाकलन करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के तो इसका समाकलन आएगा ये। तो मैंने ये आपको अलग से रफ पेज पे बताया है ताकि अंदर हमारे क्वेश्चन में खिचड़ी ना पक जाए, क्योंकि क्वेश्चन में हम काटा पीटी करेंगे तो थोड़ा आपको कम समझ में आएगा। तो ये आ गया हमारा समाकलन, होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इस सूत्र में मान रखती गई हूँ और आगे हमारे पास समाकलन आ गया। और ये बेसिक सा समाकलन है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो आगे इस वाली टर्म का जब हम समाकलन करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, इस वाली टर्म में आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो 1/a को कॉमन ले लो, तब अंदर क्या बचेगा x sin ax है ना, प्लस 1/a cos ax, और ये c तो चलो आता है, ये प्लस c बाहर आ गया तो ये आ गया। तो इसकी जगह हम रख देंगे ये वाली टर्म, तो देखो क्या आएगा, तो हमारे पास ये आएगा -1/2a, तो एज इट इज़ ही है पीछे वाली टर्म की तरह, ये हमने अभी निकाला है समाकलन करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y = CF + PI, CF हमने निकाला है, ये रहा, PI अभी हमने निकाला है, ये PI है, ये जो निकाला ये है, तो ये मैंने PI यहाँ रख दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वाले क्वेश्चन को फिर से देखना, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो एक बार के लिए मैं ऊपर से आपको फिर से बता देती हूँ कि देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो आप देख सकते हो, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ a² आया है, a क्या है हमारा कांस्टेंट, तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला आता है, वो होता है y = CF + PI। पहले हमें CF निकालना होगा फिर PI। तो CF कैसे निकलेगा, जो बराबर की इधर वाली ये जो टर्म दी हुई है ये हमें CF देगी, और ये जो टर्म दी हुई है ये हमें PI देगी। तो पहले हम CF निकालते हैं, क्या निकालते हैं CF। तो CF निकालने के लिए पहले इसको आगे लेके चलो, इसको जब लेके चलोगे तो पहले तो आपको d = जो आपका dx दिया हुआ होगा उसको कैपिटल D पुट करना। तो मैंने यहाँ कैपिटल D पुट किया, फिर मैंने y कॉमन लिया तो अंदर ये बच गया। फिर आगे क्या करेंगे, फिर आगे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, क्यों, क्योंकि हमें CF निकालना है। CF निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना ज़रूरी होता है। वो क्या होती है, वो ये होती है कि d की जगह तो m पुट कर दो और ये जो y आ रहा है आपके बाहर उसको हटा दो। तो मैंने d की जगह m पुट किया, y को हटा दिया। फिर इस तरीके से मैं यहाँ से m की रूट निकालूंगी, तो आप देख सकते हो m के कितने मान आएंगे, m के 3 मान आएंगे, क्योंकि m की हाईएस्ट पावर भी 3 है और यहाँ ऑर्डर भी 3 है। अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ, 3 बार, तो m के 3 मान आएंगे। तो ये देखो m को जब मैंने सॉल्व किया इस तरीके से, कैसे भी कर सकते हो आप श्रीधराचार्य लगा के, सिंपल विधि से, जैसे आपको आए। तो यहाँ मेरे पास m के 3 मान आए, एक तो m10 आया और दूसरा क्या आया, दूसरा जो m2 आया वो एक बार तो प्लस का a आयोटा आया, और तीसरा जो m3 आया वो एक बार माइनस का a आयोटा आया। तो आप देख सकते हो m के 1, 2 और 3 मान मेरे पास आए। तो इन मानों के लिए मैं CF का फॉर्मूला लगा दूंगी, जो कुछ इस तरीके से, जो मैंने आपको पीछे की क्लास में एकदम अच्छे से समझाया।
अब हम निकालेंगे पी आई। तो पी आई निकालने के लिए पहले तो आप ऊपर क्यू एक्स रख दो, जो आपका क्यू एक्स है वो रख दो, नीचे आप एफ डी रख दो। एफ डी मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को डी के फंक्शन में रख दो और वाई को हटा दो। जैसे ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकालने के लिए हम वाई को हटा देते हैं, डी की जगह हम पुट करते हैं, वैसे ही आप वाई को हटा दो और ये जो डी की पदों में आपका फंक्शन आया है उसे यहाँ पुट कर दो और ऊपर आएगा साइन ए एक्स और ऊपर आएगा आपका साइन ए एक्स। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता ही है कि ऊपर जब भी साइन या कोस का फंक्शन आए तो आपको डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। जब आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे तो ये वाली टर्म ज़ीरो बनेगी, आपको इसको ज़ीरो बनने से रोकना है। तब आप क्या करोगे, ये 1/d है वो तो बाहर रख लो और ये साइन एक्स जो होगा ना वो कोस एक्स में चेंज हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का चिन्ह, माइनस कोस एक्स, और ऊपर बचेगा x/2a। ये है कंपलसरी, है ना, ये कंपलसरी है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये मैंने इस चार्ट से लिखा है। देखो आप देख सकते हो ये वाला चार्ट, जब साइन ax/d² + a² आएगा, अब इधर हमारे d और आ रहा था एक्स्ट्रा, है ना, और इधर दे रखा है सिर्फ इतना, इधर मेरे d एक्स्ट्रा आ रहा था। आप देखो मेरे ही नहीं क्वेश्चन में d एक्स्ट्रा आ रहा था और ये वाली टर्म बन रही थी। तो इस वाली टर्म को हटाने के लिए आपको क्या लिखना होगा, इस वाली टर्म को हटाने के लिए आपको ये लिखना होगा और ये जो d एक्स्ट्रा आ रहा था उसको ऐसे बाहर d के फॉर्म में रख दो कुछ इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, जो आपको याद करना होगा। याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, साइन एक्स की जगह तो कोस एक्स लिख दो, साइन को जब कोस में चेंज करोगे तो माइनस आएगा, ऊपर एक्स और नीचे 2a लिख दो। तो ये मैंने किया है। फिर आगे क्या होगा, आगे 1/d का मतलब होता है समाकलन, यानी कि समाकलन कर दो किस टर्म का, कोस एक्स का समाकलन कर दो, और एक्स भी है यहाँ पे तो एक्स कोस एक्स का हमें समाकलन करना है। और यहाँ जो 2a आएगा वो बाहर आ जाएगा और माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो -1/2 एज इट इज़ इसका समाकलन करो। इसका समाकलन करना आपको अच्छी तरीके से आता है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो हम आगे इसका समाकलन कर देंगे। इसका समाकलन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म बनेगी जो कि होगी हमारी पी आई। तो जनरल सॉल्यूशन आप जानते हैं y = CF + PI होता है। CF भी हमने निकाला है, PI भी हमने निकाला है, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे ना, तब क्या करेंगे, अभी जो इस वाली क्लास में हमने क्वेश्चन किया ना, इस वाली क्लास में हमने QX की जगह EX पुट किया है ना, मतलब QX के 6 संभावित मान होते हैं, आप देख सकते हो। या तो QX की जगह आपको e⁴x दी हुई होगी, या फिर cos x, या फिर sin x, या फिर x⁴n, और ये वाली फॉर्म और होगी। तो देखो ये वाले तो हम बाद में करेंगे, अभी आज की क्लास में हमने QX की जगह e⁴x रख के सॉल्व किया कि उसके लिए PI कैसे निकलेगा, और cos x और sin x की जगह PI कैसे निकलेगा ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगली वाली क्लास में हम x⁴n के रूप का PI कैसे निकलेगा वो देखेंगे। x⁴n मतलब x² x³ x⁴4, इसके लिए PI कैसे निकलेगा वो देखेंगे, और इनके लिए PI कैसे निकलेगा वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास में तो हमने PI निकालना तो देखा है, लेकिन सिर्फ e⁴x और cos x और sin x के लिए PI निकालना देखा है। इनके लिए बाकी बचे हुए के लिए PI निकालने का एक अलग मेथड, अलग फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ मैंने लिखा भी है। तो वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्लासेस कंटिन्यू लेते जाओ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे ही समझ में आया था। एक बार में मुझे भी पूरा सब कुछ समझ में नहीं आया था। आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको भी समझ में आता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।